Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders. Your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BANM A162 के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। और आपको और कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजा कीजिए। और आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगता है वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। तो हम आज पढ़ने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में, यानी समाज एवं संस्कृति का मानव के बारे में, मानव विज्ञान के बारे में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानव विज्ञान के इतिहास एवं विकास पर चर्चा कीजिए। सामाजिक एवं संस्कृति मानव विज्ञान के इतिहास एवं विकास पर चर्चा कीजिए। लगभग 500 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान एक महत्वपूर्ण शाखा है जो मानव समाज, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं, सामाजिक संस्थाओं तथा मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। इसका उद्देश्य विभिन्न समाजों एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचनाओं को समझना तथा उनकी तुलना करना है। सामाजिक एवं संस्कृति मानव विज्ञान का विकास 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में मानव शास्त्री यात्रियों, मशीनरियों और प्रकाशकों द्वारा एकत्र सूचनाओं के आधार पर अध्ययन करते थे। इस कारण उन्हें आर्मचेयर मानव शास्त्री कहा जाता था। इस कारण E.V. टायरर ने और L.H. मॉर्गन ने विकासवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार मानव समाज जंगली अवस्था से सभ्यता की ओर क्रमिक रूप से विकसित हुआ है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मानव विज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। बोल्निस्लोस मलियानोव्स्की ने क्षेत्र कार्य और सहभागी अवलोकन की और पद्धति अपनाई। उन्होंने समाज को उसके वास्तविक परिवेश में रहकर समझने पर बल दिया। इसके बाद A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें समाज की संस्थाओं को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला माना गया। इसके बाद फ्रांज बोआस ने एक ऐतिहासिक विशिष्टतावाद का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार प्रत्येक संस्कृति का अपना अलग इतिहास होता है और किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन दूसरी संस्कृति के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। आगे चलकर क्लाइड लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद का विकास किया और मानव मस्तिष्क की समान संरचनाओं को संस्कृति का आधार बताया। भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानव विज्ञान का विकास 20वीं शताब्दी में तेजी से हुआ। सतर चंद्र राय को भारतीय मानव विज्ञान का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने जनजातीय समुदायों का विस्तृत अध्ययन किया। G.S. ध्रुव ने जाति, जनजाति और भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण कार्य किया। D.N. मजूमदार, M.N. श्रीनिवास तथा N.K. बोस ने भारतीय ग्रामीण समाज, जाति व्यवस्था, संस्कृतिकरण तथा सामाजिक परिवर्तन पर उल्लेखनीय योगदान दिया। वर्तमान समय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानव विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया। इसमें वैश्वीकरण, शहरीकरण, लैंगिकरण अध्ययन, प्रवासन, विकास, पर्यावरण, डिजिटल संस्कृति, स्वास्थ्य तथा मानवाधिकार जैसे विषयों का भी अध्ययन किया जाता है। निष्कर्ष यह हुआ कि सामाजिक व सांस्कृतिक मानव विज्ञान का विकास प्रारंभिक विकासवादी विचारों से लेकर आधुनिक क्षेत्र कार्य और वैज्ञानिक अनुसंधान तक हुआ। आज यह विषय विभिन्न समाजों और संस्कृतियों को समझने, सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने तथा सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में
बताया कीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मानव शास्त्र के क्षेत्र कार्य की शुरुआत पर विचार कीजिए। इसको भी लगभग 500 शब्दों में आंसर देना है। इसका उत्तर लिखेंगे, क्षेत्र कार्य यानी कि फील्ड वर्क मानव शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण शोध पद्धति है। इसमें शोधकर्ता संबंधित समुदाय के बीच रहकर उनके जीवन, संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक संबंधों तथा व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है। प्रारंभिक मानवशास्त्री यात्रियों और मशीनरियों की सूचनाओं पर निर्भर रहते थे, लेकिन 20वीं शताब्दी में क्षेत्र कार्य की वैज्ञानिक परंपरा शुरू हुई। क्षेत्र कार्य की शुरुआत का श्रेय मुख्यतः बोलिस्लाव मालिनोवस्की को दिया जाता है। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ट्रेविंड द्वीपों में रहकर सहभागी अवलोकन की पद्धति अपनाई। उन्होंने स्थानीय भाषा सीखी, लोगों के साथ रहकर उनके दैनिक जीवन को समझा और प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया। इसके बाद क्षेत्र कार्य मानव शास्त्र की प्रमुख अनुसंधान पद्धति बन गया। क्षेत्र कार्य के प्रमुख चरण थे अध्ययन क्षेत्र का चयन, शोध की योजना, स्थानीय समुदाय से संपर्क, सहभागी अवलोकन, साक्षात्कार, वंशावली पद्धति, प्रश्नावली, जीवन वृत्तांत संग्रह तथा प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण। क्षेत्र कार्य के माध्यम से शोधकर्ता समाज और संस्कृति की वास्तविक स्थिति को समझा जा सकता है। इसके विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है तथा विभिन्न समाजों की तुलना करना आसान हो जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि मानव शास्त्र में क्षेत्र कार्य ने शोधों को अत्यधिक वैज्ञानिक, व्यवहारिक और विश्वसनीय बनाया। आज भी यह मानव शास्त्रीय अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, नातेदार को परिभाषित कीजिए, वंशानुक्रम एवं वंश पर चर्चा कीजिए। नातेदार को परिभाषित करना है और वंशानुक्रम और वंश पर चर्चा करना है। इसका उत्तर देखेंगे, नातेदार वह सामाजिक व्यवस्था है जो रक्त संबंध, विवाह तथा गोद लेने के आधार पर व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ता है। यह समाज की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो परिवार, उत्तराधिकार, विवाह तथा सामाजिक दायित्वों को निर्धारित करता है। वंशानुक्रम से आशय है माता पिता से संतान तक संबंधों को निरंतर श्रृंखला से है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने पूर्वजों और वंश से जुड़ता है तथा परिवार में अपनी स्थिति और पहचान प्राप्त करता है। वंश वह व्यवस्था है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति की वंशीय सदस्यता निर्धारित की जाती है। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पितृवंशीय में हो गया, वंश और संपत्ति का उत्तराधिकार पिता की ओर से चलता है। मातृवंशीय मतलब वंश और उत्तराधिकार माता की ओर से निर्धारित होता है। द्वितीय वंशाधिकार में व्यक्ति माता और पिता दोनों के पक्ष से समान रूप से संबंध रखता है। नातेदार का क्या महत्व है, यानी रिलेशन जो हम लोग का रहता है, नाता परिवार और समाज को संगठित करती है, उत्तराधिकार एवं संपत्ति के अधिकार निर्धारित करती है, विवाह संबंधों के नियम तय करती है, सामाजिक पहचान एवं दायित्व प्रदान करती है, सामाजिक सहयोग और एकता को बढ़ावा देती है। निष्कर्ष, नातेदार मानव समाज की आधारभूत संस्था है। वंशानुक्रम और वंश व्यवस्था व्यक्ति की सामाजिक पहचान, अधिकार तथा कर्तव्य को निर्धारित करती है और समाज में व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे है प्रश्न संख्या 4, राजनीति संगठन के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। राजनीति संगठन के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करना है। तो इसमें देखेंगे, राजनीति संगठन से आशय उस व्यवस्था से है जिसका
माध्यम से किसी समाज में शासन, नेतृत्व, कानून, न्याय तथा सामाजिक नियंत्रण बनाए रखा जाता है। प्रत्येक समाज में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक संगठन अपनाया जाता है। राजनीतिक संगठन के प्रकार। बैंड, यह सबसे सरल राजनीतिक संगठन है। इसमें छोटे छोटे शिकारी एवं खाद्य संग्रहकर्ता समूह होते हैं। नेतृत्व अस्थायी नहीं होता तथा निर्णय आपसी सहमति से लिए जाते हैं। जनजाति, यह अनेक परिवारों और कुलों का समूह होता है। इसका नेतृत्व मुखिया या बुजुर्ग करते हैं। सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर व्यवस्था चलती है। मुखिया तंत्र, इसमें एक शक्तिशाली मुखिया का शासन होता है। मुखिया प्रशासन, कर संग्रह और विवादों का समाधान करता है। यह जनजाति और राज्य के बीच की व्यवस्था मानी जाती है। राज्य यानी स्टेट, यह राजनीतिक संगठन का सबसे विकसित रूप है। इसमें सरकार, संविधान, न्यायालय, सेना, पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था होती है। राज्य कानून बनाता है और नागरिकों की सुरक्षा एवं विकास सुनिश्चित करता है। राजनीतिक संगठन के प्रमुख कार्य: कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, समाज में शांति सुरक्षा स्थापित करना, विवादों का निपटारा करना, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना, विकास एवं जन कल्याण के कार्य को करना। निष्कर्ष: राजनीतिक संगठन समाज का आवश्यक अंग है। समाज के विकास के साथ इसका स्वरूप बैंड से राज्य तक विकसित हुआ। आधुनिक राज्य सबसे उन्नत राजनीतिक संगठन है जो समाज में न्याय, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करता है। प्रश्न संख्या देखेंगे 5। धर्म के अध्ययन के विभिन्न उपगमों पर चर्चा कीजिए। धर्म के अध्ययन के विभिन्न उपागमों की चर्चा करना है। अब देखेंगे, धर्म मानव समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था है। मानव शास्त्रियों ने धर्म की उत्पत्ति, स्वरूप और समाज में उसकी भूमिका को समझाने के लिए विभिन्न उपागम प्रस्तुत किए हैं। धर्म के अध्ययन के प्रमुख उपागम: विकासवादी उपागम। इसके प्रमुख प्रवर्तक E.B. टायर और जेम्स फ्रेजर थे। टायर ने धर्म की उत्पत्ति का आधार जीवनवाद को माना है। फ्रेजर ने धर्म के विकास का क्रम जादू, धर्म और विज्ञान को बताया है। दूसरा है कार्यात्मक उपागम। इनमें प्रमुख प्रवर्तक बोनिस्लावा मालिनोवस्की थे। इनके अनुसार धर्म व्यक्ति को मानसिक शांति, सुरक्षा और कठिन परिस्थितियों में आत्मविश्वास प्रदान करता है। धर्म सामाजिक अवस्थाओं की पूर्ति करता है। तीसरा है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। इसके प्रमुख प्रवर्तक A.R. रैडक्लिफ ब्राउन थे। उनके अनुसार धर्म समाज में एकता, अनुशासन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करता है। धर्म सामाजिक संस्थाओं को मजबूत करता है। मनोवैज्ञानिक उपागम। सिगमंड फ्रायड ने धर्म को मानव की मानसिक अवस्थाओं और भय से उत्पन्न माना है। इसके अनुसार धर्म व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। संरचनावादी उपागम। ब्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। उन्होंने धर्म को मानव मस्तिष्क की संरचना और प्रतीकों के आधार पर समझाया है। धर्म का महत्व। धर्म का क्या क्या महत्व है? सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक नियंत्रण में सहायता करना, कठिन समय में मानसिक संतुलन और आशा प्रदान करना। निष्कर्ष। इसके निष्कर्ष क्या है? धर्म के अध्ययन के विभिन्न उपागम यह स्पष्ट करते हैं कि धर्म केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक जीवन का भी महत्वपूर्ण आधार है। प्रत्येक उपागम धर्म के अलग अलग पक्षों को समझाने का प्रयास करते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। शास्त्रीय सिद्धांत पर टिप्पणी लिखना है।
शास्त्रीय सिद्धांत मानव शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांत हैं। इनके माध्यम से मानव समाज और संस्कृति की उत्पत्ति तथा विकास को समझने का प्रयास किया गया। इनमें प्रमुख रूप से विकासवाद, प्रसारवाद और कार्यात्मकवाद शामिल है। इन सिद्धांतों ने आधुनिक मानव शास्त्र की नींव रखी है। मुख्य बिंदु में है मानव समाज के क्रमिक विकास की व्याख्या करते हैं, संस्कृति के विकास और परिवर्तन को समझते हैं, आधुनिक मानव शास्त्रीय सिद्धांतों का आधार बने हैं। निष्कर्ष: शास्त्रीय सिद्धांतों का मानव शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा, यद्यपि बाद में इनमें कई संशोधन भी किए गए। विवाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, मतलब विवाह है यानी कि मैरिज क्या है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। विवाह एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था है जिसके माध्यम से स्त्री और पुरुष के बीच वैधानिक एवं सामाजिक संबंध स्थापित होता है। विवाह परिवार की स्थापना, संतानोत्पन्न तथा समाज की निरंतरता का आधार है। विवाह के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? परिवार की स्थापना, संतानोत्पन्न एवं पालन पोषण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण, यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता प्रदान करना, सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। विवाह के प्रमुख प्रकार क्या है? एक पत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। सामूहिक विवाह। निष्कर्ष: विवाह समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो सामाजिक स्थिरता और पारिवारिक जीवन का आधार है। फिर संरचनावाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संरचनावाद क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संरचनावाद मानव शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके प्रमुख प्रवर्तक क्लॉड लेवी स्ट्रॉस थे। उनके अनुसार प्रत्येक संस्कृति के पीछे मानव मस्तिष्क की समान संरचनाएं कार्य करती है। समाज की परंपरा, मिथिक तथा रीति रिवाज किन्हीं संरचनाओं पर आधारित होते हैं। मुख्य विशेषता: मानव मस्तिष्क की संरचना पर बल देता है, संस्कृति की समानताओं की खोज करता है, मिथकों एवं प्रतीकों का विश्लेषण करता है, समाज की गहरी संरचनाओं को समझने का प्रयास करता है। निष्कर्ष: संरचनावाद ने संस्कृति एवं समाज के अध्ययन को नई दिशा प्रदान की तथा आधुनिक मानव शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, समाज एवं संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए, प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, समाज एवं संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें लिखेंगे, समाज व्यक्तियों और संगठित समूह है। समाज व्यक्तियों का संगठित समूह है जो पारस्परिक संबंधों, सहयोगों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जुड़ा होता है। संस्कृति वह जीवन पद्धति है जिसमें भाषा, धर्म, रीति रिवाज, कला, ज्ञान, मूल्य और परंपराएं शामिल होती है। समाज में संस्कृति का संबंध: समाज संस्कृति का वाहक होता है। संस्कृति समाज को पहचानने और दिशा प्रदान करती है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के साथ संस्कृति में भी परिवर्तन होता है। निष्कर्ष: समाज और संस्कृति एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना समाज और बिना संस्कृति के एक दूसरे में तालमेल नहीं बन सकता। इनके बिना जीवन और सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। आर्मचेयर जो मानव शास्त्री थे, उन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आर्मचेयर मानव शास्त्री संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आर्मचेयर मानव शास्त्री वे प्रारंभिक मानव शास्त्री थे जिन्होंने स्वयं क्षेत्र में जाकर अध्ययन नहीं किया, बल्कि यात्रियों, मशीनरियों, व्यापारियों तथा प्रशासकों द्वारा एकत्रित सूचनाओं के आधार पर अपने सिद्धांत विकसित किए। वे अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर समाजों और संस्कृतियों का विश्लेषण करते थे। मुख्य विशेषताएं हैं कि प्रत्यक्ष क्षेत्र कार्य नहीं करते थे, द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर रहते थे, विभिन्न समाजों की तुलना करके सिद्धांत प्रस्तुत करते थे, विकासवादी दृष्टिकोण को अधिक महत्व देते थे।
प्रमुख आर्मचेयर मानवशास्त्री थे E.V. टायलर, L.H. मॉर्गन, जेम्स फ्रेजर। इनकी सीमाएं क्या थी? प्रत्यक्ष अनुभव का अभाव, कई निष्कर्ष अनुमान पर आधारित थे, स्थानीय संस्कृति का सही समझ विकसित नहीं हो पाती थी। निष्कर्ष: आर्मचेयर मानवशास्त्रियों ने मानवशास्त्र की नींव रखी, लेकिन बाद में क्षेत्रकारी की पद्धति ने उनके अध्ययन की सीमाओं को दूर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवशास्त्र एवं संस्कृति अध्ययन के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानवशास्त्र और संस्कृति अध्ययन दोनों ही मानव समाज, संस्कृति और परंपराओं, विश्वासों तथा जीवन शैली का अध्ययन करते हैं। मानवशास्त्री मुख्यतः विभिन्न समाजों की संस्कृति और सामाजिक संरचना का अध्ययन करता है, जबकि संस्कृति का अध्ययन आधुनिक संस्कृति, मीडिया, पहचान, शक्ति और सामाजिक परिवर्तन पर विशेष ध्यान देता है। मानवशास्त्र एवं संस्कृति का अध्ययन का संबंध क्या है? मानवशास्त्र और संस्कृति दोनों संस्कृति को अध्ययन का प्रमुख विषय मानते हैं। दोनों समाज, व्यवहार और जीवन शैली का विश्लेषण करते हैं। दोनों क्षेत्र कार्य और संस्कृति विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। दोनों सामाजिक परिवर्तन और संस्कृति विविधता को समझने में सहायक हैं। अंतर: मानवशास्त्र का दायरा पारंपरिक एवं जनजातीय समाजों तक भी विस्तृत है। संस्कृति अध्ययन आधुनिक समाज, मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति पर अधिक केंद्रित है। निष्कर्ष: इनका निष्कर्ष क्या निकला? मानवशास्त्र और संस्कृति अध्ययन एक दूसरे के पूरक है। दोनों मिलकर मानव समाज और संस्कृति को गहराई से समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक एवं संस्कृति मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए। सामाजिक एवं संस्कृति मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए। भारत में इसके विकास पर चर्चा कीजिए। यह उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। आपको अपने मन से इस उत्तर का आंसर अपनी कॉपी पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के लक्षण, संस्कृति का संकुलन एवं संस्कृति के क्षेत्र पर चर्चा कीजिए। संस्कृति के लक्षण, संस्कृति का संकुल और संस्कृति के क्षेत्र पर चर्चा कीजिए। संस्कृति वह समस्त जीवन पद्धति है जिसे मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते सीखता है। इसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज, परंपराएं तथा अन्य सामाजिक योग्यताएं और आदतें शामिल होती है। संस्कृति समाज की पहचान होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है। संस्कृति के लक्षण, संस्कृति सीखी हुई होती है, संस्कृति सामाजिक होती है, संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, संस्कृति परिवर्तनशील एवं गतिशील होती है, संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग होती है, संस्कृति आदर्शों, मूल्यों और व्यवहारों का समूह होता है। संस्कृति का संकुल, संस्कृति संकुल अनेक सांस्कृतिक तत्वों का संगठित समूह होता है जो मिलकर किसी विशेष सामाजिक कार्य को पूरा करता है। उदाहरण जैसे है विवाह, परिवार, शिक्षा, धर्म आदि संस्कृति संकुल है। संस्कृति का क्षेत्र, संस्कृति के क्या क्षेत्र हैं? संस्कृति क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ रहने वाले विभिन्न समुदाय के समान संस्कृति विशेषताएं पाई जाती है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की जनजातियां संस्कृति एक विशिष्ट संस्कृति क्षेत्र का निर्माण करती है। निष्कर्ष, संस्कृति मानव जीवन का आधार है। संस्कृति के लक्षण, संस्कृति संकुल और संस्कृति क्षेत्र के अध्ययन समाज की संरचना, विविधता तथा विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क को परिभाषित कीजिए। 21वीं सदी में मानव शास्त्रीय क्षेत्र कार्य पर चर्चा कीजिए। अब हम लोग को देखना है कि क्षेत्र कार्य क्या है। क्षेत्र कार्य
मानव शास्त्र की एक वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति है जिसमें शोधकर्ता किसी समुदाय के बीच रहकर उनके सामाजिक जीवन, संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, विश्वास तथा व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है। इस पद्धति के माध्यम से वास्तविक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। 21वीं सदी में मानव शास्त्रीय क्षेत्रकारी की विशेषताएं क्या है? 21वीं सदी में मानव शास्त्रीय क्षेत्रकारी की विशेषताएं को बताना है। सहभागी अवलोकन का व्यापक प्रयोग, डिजिटल तकनीकों, मोबाइल, इंटरनेट और जीपीएस का प्रयोग, वीडियो, ऑडियो और डिजिटल रिकॉर्डिंग का उपयोग, शहरी समाज, प्रवासन और वैश्वीकरण तथा ऑनलाइन समुदाय का अध्ययन, अनुसंधान में नैतिकता एवं प्रतिभागियों की गोपनीयता पर विशेष ध्यान, स्थानीय समुदाय की भागीदारी का महत्व, बहुविषयक दृष्टिकोण का उपयोग, क्षेत्र कार्य का महत्व, क्षेत्र कार्य के क्या क्या महत्व है, समाज की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है, संस्कृति को गहराई से समझने में सहायता मिलती है, शोध अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक होते हैं, सामाजिक समस्याओं के समाधान में उपयोग होती है, मानव शास्त्रीय सिद्धांत की पुष्टि करने में सहायक होती है। निष्कर्ष निकला कि 21वीं सदी में क्षेत्र कार्य आधुनिक तकनीकों और नई शोध पद्धति के कारण अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बन गया। यह आज भी मानव शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान विधि है। सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र पर टिप्पणी लिखना है। इसमें देखेंगे सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों ही मानव समाज का अध्ययन करने वाले सामाजिक विज्ञान हैं। दोनों का उद्देश्य सामाजिक संबंधों और संस्थाओं को समझना, परंतु इनके अध्ययन का क्षेत्र और दृष्टिकोण अलग अलग है। समानताएं, दोनों मानव समाज का अध्ययन करते हैं, दोनों वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति का प्रयोग करते हैं, दोनों सामाजिक संस्थाओं, संस्कृति तथा सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है कि सामाजिक मानव विज्ञान मुख्यतः जनजातीय और पारंपरिक समस्याओं का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र मुख्यतः आधुनिक और जटिल समस्याओं का अध्ययन करता है। सामाजिक मानव विज्ञान में क्षेत्र कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में सर्वेक्षण, प्रश्नावली और सांख्यिकी विधियों को अधिक प्रयोग किया जाता है। निष्कर्ष, दोनों विषय मानव समाज को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान समय में दोनों के बीच अंतर कम होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनजाति और जाति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जनजाति क्या है और जाति क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहले जनजाति देखेंगे। ऐसे लोगों का समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, समान भाषा, संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करते हैं, जनजाति कहलाते हैं। और जाति क्या है? भारतीय समाज की एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक स्थल जन्म के आधार पर निर्धारित होता है। जनजाति की विशेषता: समान संस्कृति एवं भाषा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सरल सामाजिक संगठन, पारंपरिक जीवन शैली। और जाति की विशेषता क्या है? जाति की विशेषता है जन्म आधारित सदस्यता, अंतर्विवाह, सामाजिक ऊंच नीच, परंपरागत व्यवस्था। जनजाति और जाति में अंतर क्या है? जनजाति का आधार संस्कृति और क्षेत्र है, जबकि जाति का आधार जन्म है। जनजाति में सामाजिक समानता अधिक होती है, जबकि जाति में व्यवस्था ऊंच नीच पाई जाती है। जनजाति अपेक्षाकृत स्वतंत्र होती है, जबकि जाति व्यवस्था सामाजिक नियमों से संबंधित होती है। निष्कर्ष निकला कि जनजाति और जाति भारतीय समाज की महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है, जिनकी अपनी अलग अलग पहचान और विशेषताएं हैं। संस्कृतिकरण और समाजीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संस्कृतिकरण क्या है और समाजीकरण क्या है, इन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति,
भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज, मूल्यों और विश्वास को सीखते हैं। समाजीकरण समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के नियम, व्यवहार, भूमिकाएं और सामाजिक उत्तरदायित्व सीखता है। समाज एक सक्रिय सदस्य बनता है। सामाजिक संस्कृतिकरण की विशेषताएं। संस्कृतिकरण की क्या क्या विशेषताएं ये देखना है। संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया परिवार और समाज के माध्यम से होता है। संस्कृति मूल्यों का संरक्षण। सामाजिकरण की विशेषताएं। सामाजिक व्यवहार सीखता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, सामाजिक नियमों का पालन सीखता है। परिवार, विद्यालय, मित्र और मीडिया इसके प्रमुख माध्यम हैं। निष्कर्ष, संस्कृतिकरण और समाजीकरण दोनों मानव विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति अपनी संस्कृति को अपनाता है और समाज का जिम्मेदार सदस्य बनता है। नातेदारी की मूल अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। नातेदारी की मूल अवधारणाओं की व्याख्या करना है। नातेदारी किनशिप वह सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्ति रक्त संबंध, विवाह और गोद लेने के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह समाज की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और परिवार उत्तराधिकार और सामाजिक दायित्वों को निर्धारित करती है। नातेदारी की मूल अवधारणाएं। रक्त संबंधी, जन्म के आधार पर स्थापित संबंध जैसे माता पिता, भाई बहन। वैवाहिक संबंधी, विवाह के माध्यम से बने संबंध जैसे पति पत्नी, सास ससुर। काल्पनिक नातेदार, गोद लेना या धार्मिक संबंधों के आधार पर बने संबंध। प्राथमिक नातेदार, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री। द्वितीय एवं तृतीय नातेदार, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा, चचेरा भाई इत्यादि। नातेदार का महत्व। परिवार को संगठित करती है, उत्तराधिकार निर्धारित करती है, सामाजिक सहयोग बढ़ाती है और सामाजिक पहचान प्रदान करती है। निष्कर्ष, नातेदार समाज की आधारभूत संस्था है जो व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को मजबूत बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद पर चर्चा कीजिए। संरचनावाद पे चर्चा करना है कि संरचनावाद क्या है। संरचनावाद मानव शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके प्रमुख प्रवर्तक क्लॉड लेवी स्ट्रॉस थे। उनके अनुसार प्रत्येक संस्कृति के पीछे मानव मस्तिष्क की समान संरचनाएं कार्य करती है। समाज में के मिथक, भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं इन्हीं संरचनाओं पर आधारित होती है। संरचनावाद की प्रमुख विशेषताएं। मानव मस्तिष्क की संरचना पर बल देता है, संस्कृति में छिपी समानताओं की खोज करता है, मिथक और प्रतीकों का विश्लेषण करता है, समाज की गहरी संरचनाओं को समझने का प्रयास करता है, विभिन्न संस्कृतियों की तुलना करके समान नियम की पहचान करता है। महत्व। संस्कृति के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायता करता है, सामाजिक संबंधों की व्याख्या करता है, आधुनिक मानव शास्त्र को नई दिशा प्रदान करता है। निष्कर्ष, संरचनावाद ने मानव शास्त्र में संस्कृति और समाज को समझने की नई दृष्टि प्रदान की तथा आधुनिक सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। क्वेश्चन नंबर 20, शास्त्रीय विकासवाद सिद्धांत पर विचार विमर्श कीजिए। शास्त्रीय विकासवाद सिद्धांत क्या है, इस पे आपको विचार विमर्श करना है। देखेंगे आंसर में। शास्त्रीय विकासवाद सिद्धांत मानव शास्त्र का प्रारंभिक सिद्धांत है। इसके मुख्य प्रवर्तक थे E.B. टायलर तथा L.H. मॉर्गन। इस सिद्धांत के अनुसार सभी समाज एवं संस्कृति सरल अवस्था से विकसित होकर जटिल और सभ्य अवस्था तक पहुँचती है। मुख्य विशेषताएं हैं, संस्कृति का विकास क्रमिक होता है, सभी समाज विकास के समान चरणों से गुजरता है, मानव बुद्धि को विकास का आधार माना गया है, समाज जंगली अवस्था से सभ्य की ओर बढ़ता है। योगदान, संस्कृति के विकास को समझने का पहला वैज्ञानिक प्रयास है, मानव शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देता है। सीमाएं, सभी समाजों के लिए एक ही विकास क्रम स्वीकार करना उचित नहीं है, सामाजिक
सांस्कृतिक विविधताओं की उपेक्षा की गई है। प्रत्येक क्षेत्र कार्य का अभाव था। निष्कर्ष: यद्यपि शास्त्रीय विकासवाद की सीमाएं हैं, फिर भी मानव शास्त्र के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब है राजनीतिक संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजनीतिक संगठन क्या है उसके बारे में बताना है। राजनीतिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज में शासन, कानून, सुरक्षा और सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है। मुख्य विशेषता है समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है, कानूनों का निर्माण एवं पालन सुनिश्चित करता है, विवादों का समाधान करता है और नागरिक के अधिकार की रक्षा करता है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहायता करता है। राजनीतिक संगठन के प्रमुख प्रकार: बैंड, जनजाति, मुखिया तंत्र, राज्य इत्यादि। महत्व: इसके महत्व हैं सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करना, समाज में अनुशासन बनाए रखना, विकास और जन कल्याण को बढ़ावा देना। निष्कर्ष ये निकला कि राजनीतिक संगठन प्रत्येक समाज की संस्था है। यह समाज में शांति, न्याय, सुरक्षा, विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है परिवार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि परिवार क्या है, कैसे चलता है सब कुछ। परिवार क्या है? परिवार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। परिवार यह विवाह, रक्त संबंध या दत्तक संबंधों पर आधारित व्यक्तियों का समूह होता है। परिवार व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भावनात्मक विकास पर आधार होता है। परिवार की मुख्य विशेषता है विवाह पर आधारित संस्था, पति पत्नी एवं बच्चों का समूह, बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण, भावनात्मक एवं आर्थिक सहयोग, सामाजिक मूल्यों एवं संस्कृति का हस्तांतरण। परिवार के प्रकार क्या क्या हैं? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार। परिवार के कार्य: परिवार का कार्य क्या है? संतानोत्पन्न एवं पालन पोषण, शिक्षा एवं समाजीकरण, आर्थिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति एवं परंपराओं का संरक्षण। निष्कर्ष: परिवार समाज की आधारभूत इकाई है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, ऐतिहासिक विशिष्टतावाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐतिहासिक विशिष्टतावाद क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ऐतिहासिक विशिष्टतावाद मानव शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके प्रवर्तक फ्रांज बोआस थे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक संस्कृति का अपना अलग इतिहास और विकास क्रम होता है, इसलिए किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन दूसरी संस्कृति के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य विशेषताएं हैं कि प्रत्येक संस्कृति अद्वितीय होती है, प्रत्येक संस्कृति का अपना अलग इतिहास होता है, क्षेत्र कार्य और प्रत्यक्ष अध्ययन पर बल देता है, संस्कृति अपेक्षावाद का समर्थन करता है, विकासवाद के एक रेखीय सिद्धांत का विरोध करता है। महत्व: संस्कृति के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा मिलता है, संस्कृति विविधता को महत्व मिलता है, आधुनिक मानव शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निष्कर्ष: ऐतिहासिक विशिष्टतावाद ने यह सिद्धांत किया कि प्रत्येक संस्कृति को उसके अपने ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में पहचानना समझना चाहिए। यह आधुनिक मानव शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स, हमारे ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.